सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार बच्चों, कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल स्टडी के हिस्ट्री का पार्ट का पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता पर हम आपको कुछ बताएंगे। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो सुना ही होगा। अब इसमें ये सवाल उठता है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। इसके साथ साथ इसको एक और नाम दिया जाता है हड़प्पा की सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब इसके विषय में तमाम अन्य विषय आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसकी उत्पत्ति कब हुई, यह कब से कब तक अपने अस्तित्व में रही, इसके विकास की पराकाष्ठा कब हुई, ठीक है, वहाँ की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी, इसका जो क्षेत्रीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक था, ये सारे विषय आते हैं। हम एक एक विषय पर इस पर चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पहला जो सवाल उठता है इसके उद्भव के बारे में। उद्भव मतलब ओरिजिन मतलब इसके निर्माता कौन थे, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन लोग थे, पहला क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। तो पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, सिंधु सभ्यता को निर्मित करने वाले लोग कौन थे। यह प्रश्न विवादित है। इसके संदर्भ में इतिहासकारों के द्वारा पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिले जो तथ्य हैं उनके आधार पर यह निश्चित करने का प्रयास किया गया कि सिंधु सभ्यता को निर्मित करने वाले लोग कौन थे। जो वेस्टर्न इतिहासकार हैं, पश्चिमी मूल के जो इतिहासकार हैं, उनका यह मानना है सिंधु सभ्यता को निर्मित करने वाले जो लोग थे वो सुमेरियन थे। वे लोग सुमेरियन सभ्यता के थे। आपने सुना होगा नाम सुमेरियन सभ्यता। इसी को मेसोपोटामिया सभ्यता भी कहता है, मेसोपोटामिया सभ्यता भी कहा जाता है। सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। इनके बारे में कहा जाता है कि पहले यह सभ्यता सुमेरिया या मेसोपोटामिया में दजला फरात नदियों के आसपास विकसित हुई। फिर वहाँ से यह सभ्यता जल और स्थल मार्ग से जो है यह भारत में प्रवेश की। अगर आप इस मैप को देखें तो ये देखिए, ये मकरान तट है और इसके बाद अगर आप देखें तो ये अफ्रीका वाला एरिया है। ये जो एरिया है फारस की खाड़ी है। अगर आप इधर जाएं तो ये यहाँ पर आज इराक पड़ता है। जो आज इराक है वही कल जो है सुमेरियन सभ्यता का क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले सिंधु सभ्यता को निर्मित करने जो लोग थे पहले इस क्षेत्र में रहा करते थे। उसके बाद ये लोग जल और स्थल मार्ग से भारत की तरफ आए और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने अपनी संस्कृति का विस्तार किया। अब यहाँ पे इसके नाम की बात आती है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पहले सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी संस्कृति का विस्तार किया, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और दूसरा इसे पूछा जाता है कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि इस सभ्यता के संदर्भ में जो पहली खुदाई हुई वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता कहा। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2-3 पॉइंट और ये क्वेश्चन पर पूछे भी जाते हैं
कि इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहाता है, इन दोनों प्रश्नों का जवाब मैंने आपको दे दिया। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में, चूंकि यह सभ्यता सर्वप्रथम भारत में सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता का जो पहला स्थल हड़प्पा है, उस स्थान की खुदाई सर्वप्रथम की गई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। 2 क्वेश्चन आपके मिल गए। अब तीसरा कि इस सभ्यता को निर्मित करने वाले जो लोग थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस पर विवाद की स्थिति है। इतिहासकारों में जो मान्यता है, जो पश्चिमी मूल के इतिहास का उनका मानना है कि सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने भारत में आकर भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृति का विस्तार किया, इसलिए इसको कहाता है कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने सभ्यता का निर्माण किया। और जो भारतीय मूल के इतिहासकार हैं, उनके अनुसार ये माना जाता है कि भारत के द्रविड़ लोगों ने इस संस्कृति का विस्तार किया। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, बस जानकारी के तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा कि भारतीय मूल के जो ज़्यादातर इतिहासकार उनका मानना है कि द्रविड़ मतलब साउथ इंडिया के जो लोग हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो दक्षिणी इलाका है, उसे वहाँ पे द्रविड़ जनजातियाँ थी और उन जनजातियों ने इस क्षेत्र में आकर के अपनी संस्कृति का विस्तार किया, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता को निर्मित करने जो भारतीय मूल के इतिहासकार हैं, उनके अनुसार सिंधु सभ्यता को निर्मित करने वाले जो लोग थे भारतीय मूल के थे। और जो विदेशी इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि सिंधु सभ्यता को निर्मित करने वाले जो लोग थे वो भारत के मूल निवासी नहीं थे, वे भारत में बाहर से आए। भारत में कहाँ से आए? सुमेरियन क्षेत्रों से, मेसोपोटामिया से, दजला फरात नदियों के क्षेत्रों से आए और यहाँ पर आके कोई संस्कृति का विस्तार किया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें एग्जैक्ट सही क्या है, ये व्यूज हैं, व्यूज के आधार पे आपको इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ये उद्भव के बारे में है, ठीक है। दूसरा इसमें आता है कि इसका जो कालखंड जो था, उसका जो टाइम पीरियड था, वो कब से कब तक माना आता है। दूसरा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका जो टाइम पीरियड है, कालखंड, वो कब से कब तक माना आता है। कालखंड, तो कालखंड के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 3500 BC से 1500 BC के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। ये है एक सामान्य बात है। अब इसमें देखिए, इसमें अंतर कहाँ से आएंगे। इसमें है कि चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के से पुरातात्विक जो स्थलों की खुदाइयाँ की गई, खुदाइयों से जो वस्तुएं वहाँ से मिली हैं, उन वस्तुओं का अध्ययन किया गया कार्बन डेटिंग सिस्टम के आधार पे, तो वहाँ से कोई वस्तु ऐसी नहीं मिली जिसको कहा जाए कि यह वस्तु 3500 BC पुरानी है, या कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो इसे कह दिया जाए कि यह 1500 BC के बाद की है। तो एक पॉइंट तो एकदम क्लियर है यहाँ पे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह 3500 से 1500 BC के बीच वो प्रस्फुटित हुई, उसका उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ, वह अपने विकास के पराकाष्ठा में पहुंची, फिर उसका पतन हो गया। मतलब लगभग 2000 सालों का इसका टाइम पीरियड माना जाता है कि इन 2000 सालों में सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ, विकास हुआ और अंतोगत्वा वह पूरी तरह से जमींदोज़ हो गई। अब इसमें अलग अलग जो इतिहासकार हैं, जैसे जॉन मार्शल का नाम आपने सुना होगा, जॉन मार्शल इतिहासकार हैं, इनके अनुसार 3250 BC से लेकर 2750 BC के बीच सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई और इसके बाद इस सभ्यता का पतन हो गया। एक है व्हीलर महोदय, व्हीलर का नाम आपने सुना होगा। व्हीलर के अनुसार यह सभ्यता 2500 BC से 1500 BC के बीच विकसित हुई, उसके बाद इसका पतन हो गया। एक आता है कार्बन 14, ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। ये माना जाता है कि 2350 BC से लेकर 1750 BC के बीच यह सभ्यता विकसित हुई और उसके बाद इसका पतन हुआ।
इसी प्रकार से कुछ अन्य भी इतिहासकार हैं जो ये मान के चलते हैं कि सिंध सभ्यता का टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक रहा होगा। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताएं, कोई ऐसा इतिहासकार नहीं मिलेगा जो ये कहे कि सिंधु घाटी सभ्यता 3500 BC के पहले की है, या कोई ऐसा इतिहासकार आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि सिंध सभ्यता का जो विकास या पतन हुआ 1500 BC के बाद हुआ। तो कुल मिलाकर के सारे लोग इसी के बीच मान करके चलते हैं। तो इसमें आपको 2 पॉइंट मिला कि सिंध सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वह 3500 BC से 1500 BC के बीच का माना आता है। इसमें मैंने 3 इतिहासकारों का नाम दिया है, जॉन मार्शल, व्हीलर और कार्बन 14। इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि जॉन मार्शल का व्यू क्या है, व्हीलर के अनुसार क्या है और कार्बन 14 के अनुसार क्या है। ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। अब उसके बाद अगर इसका काल क्षेत्र निर्धारित हो गया तो इसमें देखा जाता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर विस्तार की बात किया जाए, इसका जो विस्तार था, तो अगर इस मैप को अगर आप देखें तो ये देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट अगर आप ऐसे देखें तो सिंध सभ्यता का जो उत्तरी जो फैलाव था, जो विस्तार था, ये यहाँ तक था। ये क्षेत्र मांडा है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। मांडा चिनाब नदी के किनारे यहाँ तक माना आता है। इसका जो दक्षिणी विस्तार था ये यहाँ दैमाबाद, मैंने ये लिखा हुआ है दैमाबाद, गोदावरी नदी के तट पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित था। इसका जो पश्चिमी विस्तार था ये सुतकांगेडूर, ये मकरान तट है, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, यह इसका पश्चिमी छोर था। और इसका जो पूर्वी छोर है ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है। अगर इन तीनों स्थलों को अगर आप मिलाने का, अगर इसको अगर आप मिला दें इस तरीके से, तो ये इस प्रकार से एक जो है ट्रायंगल बनता है। तो सिंध सभ्यता की अगर विस्तार की बात किया जाए तो इसको आप जो है ऐसे आप बना सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसमें आपका मांडा, इसमें दैमाबाद, ये आलमगीरपुर और ये आपका सुतकांगेडूर, इस तरीके से। अब इसका कुल क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंध सभ्यता का पूरा जो क्षेत्रफल था वो कितना था, तो ये आपको मैं बता दूं 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में बसी हुई थी। और इसका जो आकार था, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो आकार था वह त्रिभुज के रूप में था, मतलब यह त्रिभुजाकार आकार में बसी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार आकार में बसी हुई थी और इसका जो पूरा क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक था। और इसके साथ साथ इसका मैंने आपको बता दिया कि इसका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा थी वो कहाँ तक थी। तो ये आपको सुतकांगेडूर जो था वो दास्त नदी के किनारे था। दास्त नदी जो इसकी उत्तरी सीमा थी, मांडा चिनाब नदी, जो इसकी पूर्वी सीमा थे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे एक नदी बहती है हिंडन नदी। और इसकी जो दक्षिणी सीमा थी दैमाबाद, वह गोदावरी नदी के तट पे था। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वे किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों बसे हुए थे आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि सिंधु सभ्यता की पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमाएँ जो थी वो कहाँ तक थी और वो जो स्थान था वह किस नदी के तट पे बसा हुआ था। मैंने इसमें इसका विस्तृत विवरण आपको दे दिया। आपको इसको धीरे धीरे अगर इसको आप कई बार देखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, याद भी हो जाएंगी। देखिए हमारा जो फोकस है, मेन फोकस हमारा जो है कि चूँकि ये जो सभ्यता है बहुत बड़े पैमाने पर विकसित हुई थी, फैली हुई थी, लेकिन हमारा उद्देश्य है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमको सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत विस्तृत विवरण लेकर नहीं चल रहा है। हमारा उद्देश्य है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन का जो नेचर है हम ऐसे कंटेंट आप तक प्रोवाइड करें जिससे कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सके, आप उनको याद कर सके। बाकी तो विषयगत अगर बात किए, विषय तो बहुत बड़ा है,
विषयगत अध्ययन करने के लिए हमारे बहुत समय आगे, हम देख लेंगे, समझ लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका पूरा विषय अध्ययन करेंगे। लेकिन आज के डेट में हमको अगर एग्जाम को ध्यान में रखना है तो हमको उन्हीं बिंदुओं पर फोकस करना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका विस्तार हो गया। अब इसके बाद हम इसकी जो है महत्वपूर्ण इसके स्थलों पर बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल थे वे कौन कौन से थे। तो महत्वपूर्ण स्थलों की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो जाने के बाद आज तक लगभग 2500 ऐसे स्थल प्रकाश में आए हैं जिनको जो है चिन्हित किया गया है। लेकिन उनमें से करीब 500-600 स्थलों की खुदाई कराई गई है और उन स्थलों की जो खुदाइयाँ कराई गई, खुदाइयों में जो वस्तुएं वहाँ से मिली, प्राप्त हुई, उन वस्तुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए वहाँ के इतिहास को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है और उन स्थलों के माध्यम से यह दिखाने और जानने का प्रयास किया गया है कि वह सभ्यता कैसी रही होगी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण स्थल है, वो पहला स्थल है वो है हड़प्पा। पहला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है हड़प्पा। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला रावी नदी के बाएं तट पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह स्थल, हड़प्पा जो स्थल है, वर्तमान पाकिस्तान प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है, तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, इसकी जो खोज हुई यह 1921 में हुई। 1921 में इसकी खोज हुई और दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की। इसमें 2-3 पॉइंट बने कि हड़प्पा जो स्थल है कहाँ पर है, तो वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, किस नदी के किनारे है, रावी नदी के बाएं तट पर है। और इस स्थल की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में की। जिसमें से सारे पॉइंट्स आपको पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ जब यहाँ की खुदाई हुई तो खुदाई में यहाँ से कौन सी वस्तु मिली, ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर खुदाई में जो महत्वपूर्ण वस्तु मिली थी, पहला यहाँ से मजदूरों की बस्ती मिली, मजदूरों की बस्ती यहाँ से प्राप्त हुई है। दूसरा यहाँ से जो है स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। ये सूर्य पूजा का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग सूर्य की उपासना करते रहे होंगे। तीसरा, वहाँ से ब्रॉन्ज मतलब कांसा, जिसे आप पीतल कहते हैं, कांसे का इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। मतलब वो लोग तांगा वगैरह चलाते रहे होंगे, ऐसे एविडेंस कुछ मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ से मिली है। और चौथा एक महत्वपूर्ण, वहाँ पे छोटे छोटे अन्नागार का मतलब होता है अनाज, ग्रेन्स स्टोर करने के कुछ प्लेस पाए गए हैं। उसमें पाया गया कि एक ऐसे कमरा मिला हुआ है, उस कमरे में ऐसे जो है खाने बने हुए हैं, 6 खाने बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे जो है 6 खाने बने हुए हैं और उसमें अलग अलग अनाज पाए गए हैं। कहीं पे किसी खाने में गेहूँ है, किसी में
चना है, किसी में सरसों है, किसी में मटर है। इस प्रकार से अलग अलग खाने में अलग अलग अनाज स्टोर करने का एविडेंस मिलता है। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग अनाज का स्टोर या भंडारण करते थे। अब ये क्यों करते थे आगे हम इसको बताएंगे, उसके पीछे भी कारण है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि छोटे छोटे अन्नागार सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हुए हैं, वो हड़प्पा है। सूर्य पूजा का साथ सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला हुआ है, वो है हड़प्पा है। सूर्य पूजा स्वास्तिक का चिन्ह जो है, और मजदूरों की बस्ती कहाँ से मिली हुई है, ये चीज़ें जो है हड़प्पा से मिली हुई है। तो हड़प्पा पर ऐसे क्वेश्चन मिले। और हड़प्पा से एक और महत्वपूर्ण चीज़ मिली हुई है, यहाँ पर भारी मात्रा में मृण मूर्तियाँ का मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियाँ, मातृ देवी की, जिसे हम लोग मातृ देवी की प्रतिमा कहते हैं, मृण मूर्तियाँ मिली हुई हैं। तो यह ये शो करता है कि वहाँ के लोग जो है मातृ देवी की उपासना करते रहे होंगे। ये चीज़ें हड़प्पा से मिली हुई हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बस्ती थी वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की। यह स्थल भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता है, इसमें जो है मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक एक याद करना है, इसमें कोई चीज़ छोड़ना नहीं है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, किसने किया, यह कहाँ पर है, और यह किस नदी के तट पर है, दाएं तट पर है कि बाएं तट पर। सब पे क्वेश्चन लगातार बार बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ से खुदाई में जो वस्तुएं मिली, इस पर आपको ध्यान देना है। पहला, जैसे यहाँ पर जो खुदाई हुई थी, यहाँ पर जो पहली वस्तु मिली वो है बृहद अन्नागार, दूसरा है बृहद स्नानागार, तीसरी महत्वपूर्ण वस्तु कांसे की नर्तकी की मूर्ति, चौथा पशुपति शिव की मूर्ति, यहाँ से मिली हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें बृहद अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी, इसका मतलब वहाँ से एक बड़ा सा कमरा मिला हुआ है जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता था। ठीक है, क्यों किया जाता था इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर वहाँ से एक बृहद स्नानागार मिला हुआ है, ग्रेट बाथ जिसे कहते हैं। ठीक है, उसका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर कांसे की नर्तकी मिली हुई है, एक ऐसा स्टैचू या जो है मूर्ति मिली हुई है जो कांसे का बना हुआ है, वो जो है डांस मुद्रा में खड़ी है। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग मनोरंजन का उसका साक्ष्य मिलता है। इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर अगर धर्म की बात किया जाए, धार्मिक रूप में वहाँ पशुपति शिव की मूर्ति, इसका मतलब पुरुष पूजा का साक्ष्य वहाँ मिलता है, पुरुष देवता के रूप में एक एविडेंस मिलता है। हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली थी और मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तीसरा स्थल है, अब हम तीसरे स्थल पे आएंगे, वो है चंदूहड़ो। यह मोहनजोदड़ो से करीब 80 किलोमीटर दक्षिण में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज जो है 1931 में की गई, एम.जी. मजूमदार ने की थी। यह स्थल, यहाँ से जो है जो महत्वपूर्ण जो वस्तु मिली है, वहाँ से औद्योगिक कारखाने का साक्ष्य मिला है। औद्योगिक कारखाना
यहाँ से मिला हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे उत्पादन की प्रक्रिया होती थी, यहीं से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा आता है छोटे मोटे एग्जाम में, हालांकि आप लोगों में पूछने की संभावना कम है। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य का मतलब हुआ कि वहाँ के लोग सौंदर्य प्रसाधन का भी प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते रहे होंगे। तो यहाँ से चंदूहड़ो की जो विशेषता है, यह एक औद्योगिक नगर था जिसे वहाँ पर उसके उद्योगों के साक्ष्य मिले हुए हैं, और उसमें से जो है लिपस्टिक का साक्ष्य मिला कि वहाँ के लोग लिपस्टिक का उत्पादन करते थे। और फिर ये वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थानों पर भी जो है व्यापारिक मार्गों के द्वारा पहुँचाई जाती थी, अन्य स्थानों पर भी ये मिली हुई है। तो ये चंदूहड़ो की विशेषता है। और अगला जो स्थल है वो है लोथल। लोथल यह स्थल जो है गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित था, और इसकी खोज 1953 से 1953 में खोज हो गई। 53 से 63 की भी इसकी बृहद खुदाई कराई गई। तो यहाँ से खुदाई के बाद जो वस्तुएं मिली हुई है, यहाँ से जो पहला साक्ष्य मिला वो है गोदीबाड़ा का साक्ष्य, मतलब बंदरगाह। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह जल मार्ग के द्वारा अपना व्यापारिक कार्य करते थे, और व्यापारिक जहाज़ें लोथल में आकर के ठहरती थी। गोदीबाड़ा का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। दूसरा, यहाँ से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। तीसरा, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला हुआ है। और चौथा, यहाँ पे रंगाई का साक्ष्य मिला हुआ है। अभी हम सिर्फ आपसे जो है स्थल, उसमें कुछ विशेष जो फीचर वाली वस्तुएं हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आगे इनका डिटेल आगे हम इनकी विशेषता में आपसे चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जो है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो वर्तमान में गुजरात राज्य में है। यह भोगा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से जो है जो खुदाई हुई तो यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले, यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला, और यहाँ से रंगाई का भी साक्ष्य मिला। और अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है कालीबंगा। अगला स्थल है कालीबंगा। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में, राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष ने किया था। यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। दूसरा, यहाँ से भी अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। और तीसरा, यहाँ हड़प्पा पूर्व संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। संस्कृति के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कालीबंगा के, कि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हुई हैं, यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, यहाँ से हड़प्पा पूर्व संस्कृति के साक्ष्य मिले हुए हैं। और चौथा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है पक्की नाली। पक्की नाली का साक्ष्य कालीबंगा से मिला हुआ है। ये कालीबंगा हो गया। अब इसके बाद हम जो है कालीबंगा के बाद बनावली की बात करते हैं। बनावली भी एक महत्वपूर्ण स्थल था। बनावली, इस स्थल की खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट ने किया था। आर.एस. बिष्ट ने किया था। यह स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मिट्टी के हल का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मिट्टी के हल का साक्ष्य इन सभ्यता किस स्थल से मिला हुआ है, वो है बनावली। तो इस तरीके से आपने देखा
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसके अलावा और भी हैं, धौलावीरा है, रंगपुर है, सुरकोटदा है, ठीक है, वो सारे हैं। लेकिन उस पर जो है ऐसे क्वेश्चन आपके, चूँकि फैक्चुअल एग्जाम आपका होना नहीं है, ऑप्शनल आपका है नहीं, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में अब रुकावट नहीं आएगी। यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला होगा वो उसमें आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण स्थल हो गए। अब इसके बाद हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता की चर्चा करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। अगर यहाँ की विशेषता की बात किया जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो वहाँ था नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और दूसरा वहाँ था ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पे जल निकास प्रणाली। विश्व में ऐसा कहीं नहीं था। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप में करीब 3500 या 2500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में बड़े बड़े शहर बस रहे थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये शहर विकसित हो रहे थे। उस समय विश्व में इसके पैरेलल कहीं पर भी जो है नगरीकरण तक शुरू नहीं हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना एडवांस रही होगी। फिलहाल तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता की अगर बात किया जाए तो जो पहली विशेषता है वो है नगर नियोजन, वो है नगर नियोजन। नगर नियोजन पहली विशेषता थी। और दूसरा वहाँ था जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली। सिंधु घाटी की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं थी कि वहाँ पे टाउन को जो है प्लानिंग के तरीके विकसित किया गया था, बसाया गया था, और शहरों से पानी के निकास की उत्तम व्यवस्था बनाई गई थी। ये महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो कुल मिलाकर के कहा जाता है कि एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सर्वप्रथम नगरीकरण कहाँ पे प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर है कि विश्व का सर्वप्रथम जो नगरीकरण शुरू हुआ था वह सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। उसके साथ साथ अब वहाँ के नगरों को जो है वो नेट शेप्ड जाल के आकार में बसाया गया था, जाल के आकार में बसाया गया था, ग्रिड पैटर्न प्रणाली पर, ग्रिड पैटर्न प्रणाली पर नगरों को बसाया गया था। वहाँ पर जो सड़कों के संदर्भ में देखा जाए तो सड़कें जो होती थी वो सीधी होती थी, सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार वहाँ के जो नगर थे या तो वर्गाकार होते थे या तो आयताकार होते थे। चूँकि जल निकास प्रणाली की उत्तम व्यवस्था थी इसलिए वहाँ पर सड़कों के किनारे सार्वजनिक नालियाँ बनी होती थी और नालियों के बीच बीच में गड्ढे होते थे जहाँ पर कूड़ा एकत्रित होता था और फिर उस कूड़े को उसे जो है नगर के बाहर फेंका जाता था। तो इस प्रकार से ये नगर नियोजन या जल निकास प्रणाली या नगर की जो व्यवस्था थी वह सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत हाईटेक थी या बहुत एडवांस लेवल पर थी। इसके साथ साथ अगर वहाँ की विशेषता की बात किया जाए तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये अलग विशेषता के रूप में आएगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका मतलब वहाँ के जो लोग थे अपने दैनिक जीवन में कांसे का प्रयोग करते थे। दूसरा, वहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। तीसरा, वे लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। ये वहाँ की विशेषता के रूप में आता है। तो आज हम जो है इस पर सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल और विशेषता तक आए हैं। अब वहाँ की जो सांस्कृतिक विशेषता है
इसके संदर्भ में अगला जो वीडियो हम बनाएंगे तो इसको आपको कल आपको हम दे पाएंगे कि वहाँ की जो संस्कृति थी उसके संस्कृति के संदर्भ में क्या विशेषताएं थी, वहाँ की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।